नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज साइट इंजीनियर वर्क ऑन साइट, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पर सिविल साइट इंजीनियर का वर्क क्या होता है। हम प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके कि साइट इंजीनियर को साइट पर क्या क्या वर्क करने होते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी मिडिल क्लास की कंपनी में सिविल साइट इंजीनियर को क्या क्या वर्क करने होते हैं इसी पर आधारित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट होने से पहले सिविल साइट इंजीनियर का वर्क भी स्टार्ट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट होते ही सिविल साइट इंजीनियर का जो पहला वर्क होता है साइट मैनेजमेंट। सो चलिए देखते हैं कि साइट मैनेजमेंट में सिविल साइट इंजीनियर को क्या क्या वर्क कराने होते हैं। साइट मैनेजमेंट में सिविल साइट इंजीनियर का जो पहला वर्क है मटेरियल मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट की बात करें तो कोई भी साइट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मटेरियल स्टोर करना होता है, ठीक है। तो मटेरियल स्टोर करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टील की अनलोडिंग हो रही है। अगर नॉर्मली वे में सोचे तो हम स्टील की अनलोडिंग कहीं भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा नहीं है। स्टील की अनलोडिंग करते समय हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जैसे स्टील की अनलोडिंग करते समय इस बात का सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि जहां पर स्टील की अनलोडिंग हो रही है वहां पे बाढ़ का पानी तो नहीं पहुंचेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम स्टील की अनलोडिंग बिना सोचे समझे करा देते हैं और बारिश के मौसम में सारी स्टील डूब जाती है। और स्टील यदि पानी में डूब गई उसके बाद जंग लगना स्टार्ट होता है और जंग लगने के बाद स्टील टूट टूट कर निकलने लगती है। सो स्टील की अनलोडिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि जहां पर स्टील की अनलोडिंग हो रही है वहां तक बाढ़ का पानी ना पहुंचे, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट पे ये देखा जाता है कि जहां पर हम स्टील की अनलोडिंग करा रहे हैं वहां से हमारी जो साइड है उसकी डिस्टेंस ज्यादा तो नहीं है। नहीं तो स्टील की लोडिंग कराते समय हमने साइड से काफी डिस्टेंस पर स्टील की अनलोडिंग करा दी, उसके बाद स्टील को साइड तक ले जाने में हमें ज्यादा टाइम लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिससे स्टील वर्क को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि स्टील की अनलोडिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि स्टील साइड से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर ना रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ वर्क होने के दौरान साइट इंजीनियर यह कैलकुलेट करता रहता है कि हमारे पास स्टील की पर्याप्त मात्रा है या नहीं। यदि जरूरत के हिसाब से साइट पर स्टील नहीं है तो कंपनी में इन्फॉर्म कर उस जरूरत को पूरा कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट मटेरियल की बात करें तो सीमेंट। सीमेंट को रखते समय साइट इंजीनियर को सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। जैसे सीमेंट जिस स्थान पर रखा जाएगा, जिस रूम में रखा जाएगा, उसमें बारिश का पानी कहीं से आ तो नहीं सकता है, इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाता है। और इसके साथ साथ यह भी देखा जाता है कि उस रूम के फर्श से नमी तो नहीं आ रही है। आपने देखा होगा कि घर की फर्श में नमी आना स्टार्ट हो जाती है। सो ऐसे घर में आपको सीमेंट की स्टोरिंग नहीं करनी है जिसमें नमी हो, क्योंकि सीमेंट की यह विशेष क्वालिटी होती है कि पानी के संपर्क में आते ही सीमेंट जमना स्टार्ट हो जाता है। और सीमेंट यदि एक बार जम गया तो सीमेंट को हम किसी और वर्क में नहीं ले सकते, यानी कि हमारा सीमेंट पूरी तरह से खराब हो गया, ठीक है। और सीमेंट को स्टोर करते समय हम कुछ इस तरह से फर्श पर प्लास्टिक की पन्नियां लगाते हैं। प्लास्टिक की पन्नी लगाने के बाद उसी पर सीमेंट को रखकर स्टोर करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और एक सीधी लाइन में ऊपर से नीचे ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 बोरियां रखी जाती हैं। और सारी बोरियां स्टोर करने के बाद कुछ इस तरीके से प्लास्टिक की पन्नी से ढक दिया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक की पन्नी से हम इसलिए ढकते हैं यदि बारिश का पानी किसी भी तरीके से रूम के अंदर इंटर भी कर जाए तो सीमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। और इसके साथ साथ साइट पर साइट इंजीनियर को इस चीज का विशेष ध्यान देना होता है कि वर्क के दौरान सीमेंट की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना सीमेंट हमारे पास मौजूद है या नहीं। यदि सीमेंट पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है तो कंपनी में इन्फॉर्म कर उस जरूरत को पूरा किया जाता है, ठीक है। और मैनेजमेंट में थर्ड स्टेप की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को स्टार्ट करने से पहले साइट को एक बार पूरी तरह से बनाया जाता है। और साइट बनाते समय इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाता है कि साइट पर ट्रक, ट्रैक्टर और इसके साथ साथ डंपर आसानी से आ सके, जिससे साइट पर किसी भी मटेरियल को ट्रक, ट्रैक्टर या फिर डंपर में लादकर आसानी से लाया जा सके, ठीक है।
ट्रैक्टर, ट्रक और इसके साथ साथ डंपर साइट पर आसानी से आ सके, इसके लिए पर्याप्त रास्ता बनाया जाता है, ठीक है, जिससे साइट पर मटेरियल को ट्रांसफर करते समय दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो इस तरह से साइट इंजीनियर पूरी साइट को मैनेजमेंट कर वर्क करने के लिए तैयार करता है। और इसके साथ साथ साइट इंजीनियर के बहुत सारे वर्क होते हैं, बट आपको एक आइडिया लग गया होगा कि साइट इंजीनियर किस तरह से साइट का मैनेजमेंट करता है। पूरी साइट जब वर्क करने के लिए रेडी कर ली जाती है तो साइट इंजीनियर का मेन वर्क होता है कि ड्राइंग के हिसाब से सभी वर्क को कंप्लीट कराना। तो जैसे हमें बिल्डिंग बनानी है तो साइट इंजीनियर सबसे पहले एक्सीवेशन ड्राइंग लेगा और एक्सीवेशन ड्राइंग के हिसाब से कुछ इस तरह से मार्किंग कराएगा और मार्किंग करके बिल्डिंग का फाउंडेशन वर्क कंप्लीट कराएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्किंग करने के बाद फाउंडेशन की खुदाई स्टार्ट हो गई है। तो बिल्डिंग बनाने का ये पहला स्टेप है जो कि साइट इंजीनियर कंप्लीट कराता है, ठीक है। और बिल्डिंग के फाउंडेशन की खुदाई स्टार्ट होने के साथ साथ साइट पर स्टील कटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो ड्राइंग के हिसाब से साइट इंजीनियर स्टील कटिंग का बीबीएस निकालता है और बीबीएस निकालने के बाद सभी वैल्यू को बार बेंडर को दे देता है। तो बार बेंडर जो होता है स्टील को उसी लेंथ में कट करके और जिस शेप में स्टील को मोड़ना है उस शेप में मोड़ देता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टील कटिंग हो रही है, तो स्टील कटिंग कितनी लेंथ में होगी यह डिसाइड करना साइट इंजीनियर का वर्क है। यानी कि साइट इंजीनियर ड्राइंग में देखकर किसी भी वर्क में कितनी स्टील लगनी है उस हिसाब से एक बीबीएस बनाकर बार बेंडर को देता है और उसी हिसाब से बार बेंडर स्टील की कटिंग करता है, ठीक है। फाउंडेशन की कटिंग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वर्क जो होता है वो ड्रेसिंग का होता है। और ड्रेसिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि हमें ग्राउंड लेवल से फाउंडेशन की गहराई कितनी रखनी है। तो फाउंडेशन की गहराई के हिसाब से ही ड्रेसिंग कराई जाती है, ठीक है, जिससे फाउंडेशन की जो गहराई है वो कम या ज्यादा ना हो। तो यह वर्क भी साइट इंजीनियर अपनी देखरेख में कंप्लीट कराता है। ड्रेसिंग वर्क कंप्लीट होने के बाद पीसीसी वर्क स्टार्ट करना रहता है। पीसीसी वर्क होने से पहले साइट इंजीनियर यह कैलकुलेट करता है कि हमें जितनी पीसीसी करनी है उस पीसीसी को करने में कितना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगेगा। सो यह कैलकुलेशन साइट इंजीनियर पीसीसी होने के एक दिन पहले कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। और अगले दिन जब पीसीसी वर्क स्टार्ट होना होता है तो साइट इंजीनियर सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की मात्रा क्या रखनी है यह वैल्यू जो है वो मिस्त्री को बता देता है और मिस्त्री जो है उसी हिसाब से कंक्रीट वर्क तैयार कर पीसीसी वर्क कंप्लीट करता है, ठीक है। और पीसीसी वर्क स्टार्ट होने से कुछ घंटे पहले पीसीसी की मार्किंग की जाती है कि हमारी पीसीसी ज़्यादा या कम ना हो, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसीसी की मार्किंग करके पीसीसी वर्क कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। पीसीसी वर्क कंप्लीट होने के बाद कॉलम के लिए मार्किंग की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसीसी वर्क पे कॉलम की मार्किंग हुई है। तो कॉलम की मार्किंग कर यह डिसाइड किया जाता है कि हमारा कॉलम कहाँ कहाँ पे आना है। तो यह वर्क भी साइट इंजीनियर की देखरेख में होता है। साइट इंजीनियर ड्राइंग के हिसाब से मेजरमेंट कर यह डिसाइड करता है कि कॉलम कहाँ कहाँ पे आना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मिस्त्री जो है वो कॉलम की मार्किंग कर देता है। कॉलम की मार्किंग कंप्लीट होने के बाद फाउंडेशन का स्टील वर्क स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फाउंडेशन का स्टील वर्क करते समय स्टील में कितनी क्वांटिटी लगेगी, स्टील किस टाइप की लगनी है, उसका शेप क्या होगा, साइट इंजीनियर इन सभी का कैलकुलेशन कर बार बेंडर को देता है और बार बेंडर उसी हिसाब से उसी शेप में स्टील को तैयार करता है, ठीक है। फाउंडेशन वर्क कंप्लीट होने के साथ साथ साइट इंजीनियर साइट पर सभी कुछ चेक करता रहता है कि हमारा जो फाउंडेशन है वो जिस डायरेक्शन में आना है उसी डायरेक्शन में है या नहीं। फाउंडेशन का स्टील वर्क कंप्लीट होने के बाद कॉलम को फाउंडेशन के स्टील से कुछ इस तरह से जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कॉलम के स्टील को फाउंडेशन से कुछ इस तरह से जोड़ा जाता है कि कॉलम जहां पे आना है उसी स्थान पर हमें कॉलम स्टील को रखना होता है। तो साइट इंजीनियर ड्राइंग से देखकर मेजरमेंट करके या डिसाइड करता है कि हमारा कॉलम स्टील कहाँ पे रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ साइट पर कोई भी वर्क हो रहा है तो साइट इंजीनियर ड्राइंग से देखकर यह बराबर चेक करता रहता है कि क्या जो वर्क हो रहा है साइट पर वह ड्राइंग के हिसाब से हो रहा है या नहीं। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है कि यदि कंक्रीटिंग हो रही है तो टेस्ट के लिए कंक्रीट क्यूब फिल करना होता है और यह कंक्रीट क्यूब उसी दौरान फिल किया जाता है जिस दौरान कंक्रीट वर्क हो रहा हो। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कॉलम का कंक्रीट वर्क कंप्लीट किया जा रहा है तो जिस दौरान यह वर्क होगा उसी दौरान आपको उसी कंक्रीट से कंक्रीट क्यूब को फिल करना होगा, ठीक है।
कंक्रीट क्यूब फिल करने के बाद साइड इंजीनियर को नेक्स्ट डे उस कंक्रीट क्यूब पर डेट भी डलानी होती है, जिससे यह पता चल सके कि यह कंक्रीटिंग किस डेट को हुई थी। क्योंकि कंक्रीट क्यूब का जो टेस्ट होता है 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन पर किया जाता है। यदि कंक्रीट क्यूब पर डेट लिखी रहती है तो 3 दिन, 7 दिन, 28 दिन को हम आसानी से जोड़ लेते हैं, ठीक है। यदि कंक्रीट क्यूब भरने के बाद उस पर डेट नहीं लिखी गई तो वह कंक्रीट क्यूब किसी भी काम का नहीं रहता है, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वर्क होते हैं जो कि साइड इंजीनियर को बहुत ही केयर करके कंप्लीट कराने होते हैं, ठीक है। सो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि वर्क के दौरान साइड इंजीनियर को किन किन बारीकियों का विशेष रूप से ध्यान देना होता है। सो ये तो बात हो गई वर्क की। वर्क होने के साथ साथ सिविल साइड इंजीनियर को पर डे प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करनी होती है, यानी कि आज साइट पर कितना वर्क हुआ, कितनी कंक्रीट लगी, कितनी स्टील लगी, कितने कॉलम रेडी हो गए, कितने बीम रेडी हो गए, इन सभी का पर डे एक लेखा जोखा तैयार करना होता है, ठीक है। एक दिन का वर्क कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे वर्क के लिए इवनिंग में ही आपको यह लेखा जोखा तैयार करना होता है कि आपको अगले दिन वर्क क्या क्या कराना है, कितने कॉलम फिलअप कराने हैं, या फिर अगले दिन आपको जो जो वर्क कराना है उसको इवनिंग में ही नोट कर लिया जाता है कि हमें अगले दिन ये सारे वर्क कंप्लीट कराने हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे वर्क रिपोर्ट तैयार करने से ये फायदा होता है कि अगले दिन हमें वर्क क्या क्या कराना है, उस वर्क को कराने में हमें कितना मटेरियल लगना है और कितने लेबर की हमें जरूरत होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर रहती है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट कार्य एक दिन पहले ही कर लिया जाता है कि हमें अगले दिन वर्क क्या क्या कराना है। सो दोस्त, इसके साथ साथ सिविल साइड इंजीनियर के बहुत सारे वर्क होते हैं। सो दोस्त, अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको इस टॉपिक से लेकर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके हर कमेंट का जवाब जरूर से जरूर किया जाएगा। और इसके साथ साथ आज की वीडियो जरूर से जरूर लाइक करें। सो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।